अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जो जजेस हैं उनकी तरफ से मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला अब तक क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजूहात क्या है। इलेक्शन कमीशन ने भी इस हवाले से अपना जो लीगल और आईनी माहिरीन है उनका इजलास बुलाया हुआ है, उसकी तरफ से क्या फैसला होता है तफसीलन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में पीटीआई और मौलाना फजल रहमान की जेयूआई फे का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस चल रहा है, उसका मुतवक्के तौर के ऊपर फैसला क्या आ सकता है। क्या पीटीआई और जेयूआई फे को डी लिस्ट किया जा सकता है या डी नोटिफाई किया जा सकता है बतौर एक सियासी जमात के, इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक। पिछले कुछ 2 दिनों से उन्होंने यके बाद दीगरे 2 फैसले पीटीआई के हक में दिए हैं। क्या ऐसा वजूहात क्या है कि जस्टिस आमिर फारूक, जिनको ये कहा जाता है कि वो हमेशा इमरान खान के खिलाफ ही फैसला करते हैं, अब ऐसा क्या हुआ है कि वो यके बाद दीगरे पीटीआई को रिलीफ दे रहे हैं, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है, उसका तफसीली फैसला आना था। ये सुप्रीम कोर्ट का एक पॉलिसी डिसीजन है कि जब शॉर्ट जजमेंट आ जाए तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो भी कोई फैसला हो उसका डिटेल जजमेंट जारी करना ये लाजमी होता है। अब तकरीबन 2 माह से ऊपर हो गए हैं। 12 जुलाई को ये फैसला आया था, 2 महीने से ऊपर हो गए, ये अभी तक कोई फैसला नहीं आया। अभी 2-4 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस की तरफ से एक वजाहत तो जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक एडवाइजरी रेफरेंस भेजा गया था, खासतौर के ऊपर जो 12 जुलाई का फैसला था उसके ऊपर कुछ जो अबहाम थे इलेक्शन कमीशन को, वो उन्होंने भेजा था इन चैम्बर। और उसके बाद हमने देखा कि जिस दिन आईनी तरमीम पेश होनी थी उसी दिन ही इन 8 रुकनी जो जजेस थे उनकी तरफ से एक वजाहत जारी की गई, जिसमें ये भी धमकी लगाई गई कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसके बाद फौरी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी रिएक्शन आया और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको इस तरह धौंस और धांधली से दबाया नहीं जा सकता। बहरहाल ये तो एक जो बैकग्राउंड है आपके नॉलेज में है कि जब ये पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इनिशियली इलेक्शन कमीशन की तरफ से नल एंड वॉइड करार दिया गया, तो उसके बाद जब ये इलेक्शंस आने लगे तो पीटीआई का जो इलेक्टोरल सिंबल है वो वापस ले लिया गया, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियारात हैं, 2 ही मेन अख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के पास। एक ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करना और दूसरा है इलेक्शन कराना। इस पे जब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला आया वो पीटीआई ने चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया इसका जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि पीटीआई को जो इलेक्टोरल सिंबल है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो जो कि एक उनका अपना आइन, पार्टी का आइन है, उसके मुताबिक नहीं किए थे। इसको चैलेंज किया गया था अकबर एस बाबर की तरफ से। बहरहाल जब ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया तो पीटीआई ये चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको अपहेल्ड रखा और इलेक्शन कमीशन का तो उसकी बुनियाद के ऊपर पीटीआई को बगैर किसी पार्टी का जो इंतखाबी निशान है उसके बगैर इलेक्शन में जाना पड़ा। उसके बाद जब इलेक्शंस हो गए तो पीटीआई ने ये फैसला किया कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे, उनके साथ इत्तेहाद करेंगे। लेकिन ये जो आइन का आर्टिकल 51 है उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फिर जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017 है उसके मुताबिक इनको जो मखसूस नशिस्तें थी वो नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी जो इलेक्शन में जो हिस्सा तो लिया लेकिन उनकी कोई सीट नहीं थी और ना ही उन्होंने मखसूस नशिस्तों की कोई फहरिस्त जमा कराई थी। बहरहाल ये फिर सुप्रीम कोर्ट में अब ये फैसला आया जो आपने देखा कि 12 जुलाई को जो इसका फैसला किया गया और उसमें ये कहा गया कि पीटीआई को ये तमाम तर नशिस्तें दी जाएं। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो इलेक्शन कमीशन का जो मेन फैसला था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती, वो सुप्रीम कोर्ट का ये जो 12 जुलाई का फैसला है उसमें भी अपहेल्ड रखा गया है और इसी वजह से
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो सीटें देने की बजाय इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी जजेस थे वो आर्टिकल 185 जो होता है, ये जो एपलेट जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, यानी हाई कोर्ट से कोई भी केस अपील की सूरत में जब सुप्रीम कोर्ट आता है वो आर्टिकल 185 के तहत वो जुरिस्डिक्शन थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जुरिस्डिक्शन थी उसको बढ़ाते हुए 184(3) का भी इसको लागू कर दिया और 187 जो कि कंप्लीट जस्टिस के हवाले से वो उसको मिला के इन्होंने ये फैसला पीटीआई के हक में दे दिया, जो कि इस पूरे केस में पार्टी ही नहीं थी। तो ये अब एक तरफ से जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन का ये राइट है और ये इलेक्शन कमीशन का दायरा कार और अख्तियार है पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करना, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो भी कोई मामलात हों उनको रेगुलेट करना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को इंक्रोच करते हुए ये फैसला दे दिया। हालांकि ये उनके ही फैसले में ये आया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तो ये जो एक वजाहत आई है और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से एक जो प्रेस रिलीज समझें या एक लेटर जो रजिस्ट्रार को लिखा गया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ना ही इसके हवाले से कोई कॉज लिस्ट जारी की गई है और ना ही इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस को कोई इतला दी गई। ये खुद ब खुद ही ये जारी करते हुए इन्होंने वेबसाइट के ऊपर वो कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो आईनी और लीगल जो माहिरीन पिछले 2 दिनों से ये कर रहे हैं उससे ये जो मेरी इतलात हैं जो मैंने इस हवाले से अपने ज़राए से पूछा है, इलेक्शन कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहत है इसके ऊपर किसी सूरत अमल दरामद नहीं करेगी और उसके पास जो स्टैंड है वो यही होगा कि क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी वो होते हैं उसको रेगुलेट करने का इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है और ये जो अख्तियार है ना सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना था। तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो 12 जुलाई वाला फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। यही वो वजह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि ये जो उनका 12 जुलाई वाला भी फैसला है उसमें इनडायरेक्टली इन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को माना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो सीटें नहीं दी जा सकती और ये इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात को तजावुज़ करने वाली बात होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन इन्हीं बुनियाद के ऊपर अपने जो पॉइंट्स हैं वो उसको दोबारा से ये सुप्रीम कोर्ट में अब रिव्यू की सूरत में वो पेश करेगी। जितने भी इनकी तरफ से एतराज़ात हैं या ऑब्जेक्शन रेज किए जाएंगे या रिव्यू की सूरत में तो इसको किसी सूरत भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। और यही वो जो सुप्रीम कोर्ट के पहले वाला फैसला और अब जो वजाहत है उसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर यही लगता है कि ये अब फंस चुके हैं कि 12 जुलाई वाले फैसले में जो इन्होंने लिखा है उसकी बुनियाद के ऊपर। तो यही वो वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट कोई तफसीली फैसला जो इसका अभी तक जारी नहीं कर रही। इसके ऊपर मजीद जो मैंने बात की मुख्तलिफ जो इलेक्शन कमीशन के भी अपने ज़राए से और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के जो जितने भी जो अख्तियारात हैं इस हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर तजावुज़ किया है और यही वो वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अपना तफसीली फैसला नहीं दे रही क्योंकि उनको जस्टिफाई करना होगा ख़ास तौर के ऊपर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उन्होंने सीटें ना देने का फैसला किया है। फिर दूसरी तरफ वो पीटीआई को सीटें देने का वो कह रहे हैं। एक तरफ तो वो इलेक्शन कमीशन के जो एक फैसला था उसको उन्होंने अपहोल्ड किया है और दरअसल इंडोर्स किया है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती थी और फिर दूसरी तरफ ये इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं उनको छीन के ये पीटीआई को दिए जा रहे हैं जिसके अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ही नहीं हुए या उनको तस्लीम ही नहीं किया गया। तो इन्हीं वजूहात की वजह से इन्हीं जो आइनी और कानूनी वजूहात की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ये जो 8 रुकनी जजेस हैं ये दरअसल धौंस और धांधली से पहले सीटें दिलवाना चाहते हैं क्योंकि उसकी जस्टिफिकेशन अब इनके पास नहीं बन रही कि इसमें जो तफसीली फैसला होगा उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक तरफ वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मान रहे और ना ही सीटें देने के लिए उन्होंने इसमें अपने फैसले में वो किया और दूसरी तरफ जो पीटीआई जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी नहीं हुए और उनको सीटें दे दी गई हैं। तो ये अब इनके पास
ये बड़ा एक अजीबो गरीब कशमकश है जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जजेस हैं कि ये फैसले में ये जो 8 रुकनी जजेस हैं उसके तफसीली फैसले में क्या लिखे हैं। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मेरी इतलात हैं वो यही है कि ये फैसला किया गया है कि इसको किसी सूरत इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, और दूसरा ये कि ये इसके खिलाफ रिव्यू में जाएंगे। इस पे जो मजीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जमीयत उलमा इस्लाम और उसके साथ साथ जो पीटीआई है उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में इन दिनों जो केस है वो उसके समाअत हो रही है। इसमें जो JUI-FA है उसकी तरफ से टाइम मांगा गया है और ये कहा गया है कि कुछ टाइम में वो इलेक्शंस इसके जो है वो मुनक्किद कराएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के। और इस पे जो मेरी इतलात हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यही फैसला मुतवक्के है कि जमीयत उलमा इस्लाम को वक्त दिया जाएगा और इस हवाले से जो उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमेशा से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो भी कोई डिले होता है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो उसके ऊपर टाइम 6 महीने से 1 साल का हमेशा से रिलैक्सेशन दी जाती है, क्योंकि जो लॉजिस्टिकल जो मेयर्स या अरेंजमेंट्स हैं इलेक्शन कराने के लिए उसके लिए टाइम दरकार होता है। फिर जो पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके हवाले से उनको असेंबल करना, जो वर्कर्स हैं उनको असेंबल करना, ये सारा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर टाइम पे नहीं होता उस पर 6 महीने से 1 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। लेकिन जो पीटीआई की तरफ से है वो पीटीआई का जो केस है डिफरेंट है। एक तो जो उन्होंने इलेक्शंस पहले करवाए थे वो टोटली बोगस थे। इस हवाले से जो पार्टी के कुछ अरकान जो डिसिडेंट्स थे अकबर एस बाबर जैसे, उन्होंने जो इसके ऊपर एतराज़ात लगाए थे कि खासतौर के ऊपर जो इनके इलेक्शंस कराए गए हैं वो पार्टी के अपने जो आइन है उसके भी खिलाफ वो इन्होंने कराए और बिल्कुल बोगस इलेक्शंस कराए गए थे। इसकी बुनियाद के ऊपर पहले इन्होंने जो वो किया था जो इलेक्शन कमीशन में तमाम वो जमा कराए थे अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के, वो रिजेक्ट कर दिए गए। तो फिर हमने देखा कि इन्होंने दूसरी बार इलेक्शंस करवाए। उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आई है कि हमने ये आपको बिल्कुल नहीं कहा कि आप दूसरी बार इलेक्शंस कराएं, और ये भी कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी एक पार्टी के 5 साल के अंदर होते हैं। ये नहीं होता कि आप एक इलेक्शंस कराएं वो गलत हो जाएं तो फिर उसके बाद दूसरे जो है वो उसको वो किया जाए, मुनक्किद कराया जाए विद इन फ्यू मंथ्स, जिस तरह इन्होंने खाना पूरी की है। तो कल जो इनकी समाअत हुई जो JUI-FA और पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, उसमें भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तरफ से एक बड़ी अहम जो रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन आई। उन्होंने ये कहा JUI-FA के ही इंटर पार्टी इलेक्शंस के उसमें केस में कि इलेक्शन कमीशन के पास 2 अख्तियारात हैं, या तो पॉलिटिकल पार्टी को डी नोटिफाई कर दिया जाए या उसको जो रजिस्टर्ड पार्टी के है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए, और या दूसरा फिर यही है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है उसको कलअदम करार देते हुए इलेक्टोरल सिंबल वापस ले लिया जाए। तो जो पीटीआई है उसके ऑलरेडी इलेक्टोरल सिंबल वापस लिया जा चुका था, जो इलेक्शंस थे उसमें नहीं दिया गया। जो डी नोटिफाई वाला है वो मेरा ख्याल है कि उसके लिए थोड़ी कड़ी शराइत हैं, ख़ासतौर के ऊपर अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई फॉरेन फंडिंग का इसमें एलिमेंट सामने आ जाता है तो फिर उसके लिए उसको डी नोटिफाई किया जा सकता है। अब देखना यह है कि जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस था वो भी दोबारा से उसकी काफ़ी अरसा हो गया, वो समाअत नहीं हुई। क्या इलेक्शन कमीशन ने या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने इसी तरफ इशारा दिया है, ख़ासतौर के ऊपर जो पीटीआई के फॉरेन फंडिंग वाला मामला है उसको दोबारा टेकअप करके पीटीआई को डी नोटिफाई करते हैं या क्या करते हैं? अगर तो पीटीआई को किसी इसी तरह के जो फॉरेन फंडिंग वाले केस में डी नोटिफाई किया जाता है फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैसे ही जो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया था वो यही था कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है पीटीआई, इसलिए इनको ये सीटें दी जानी चाहिए। लेकिन अगर ये डी नोटिफाई हो जाती है तो फिर सीटें मिलने का वो सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल ये बड़ी अहम आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी इस हवाले से। जो इंटर पार्टी इलेक्शंस की मेरी जो इतलात हैं शायद JUI-FA को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन शायद पीटीआई को इस हवाले से मिलना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने जो वायलेशन की हैं ये कंटिन्यूसली वायलेट करते आए हैं।
इस पे मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई और जब ये फैसला आएगा तो उसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। पिछले 2 दिनों से पहले उन्होंने रिलीफ दिया इमरान खान को, जो नैब केस था 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें इमरान खान का जो एहतसाब अदालत में जो मुकदमा चल रहा है उसको रोक दिया गया है कि अभी फैसला ना दें। आज फिर दूसरा जो दिया गया है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुन रहे थे, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो पिटीशंस थी इस्लामाबाद के 3 हलकों की, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए थे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसको वो कैंसिल कर दिया, या और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था उसको दोबारा से बहाल कर दिया है। तो ये आपके भी नॉलेज में है कि इमरान खान ने 2 जुडिशरी में ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर दरखास्तें दी हैं कि ये हमारे मुकदमात ना सुने। एक जस्टिस काजी फायज ईसा और दूसरे जस्टिस आमिर फारूक। इनके हवाले से पीटीआई की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की कहने के ऊपर ये तमाम तर फैसले करते हैं, चाहे वो इमरान खान को सजाएं देना हो या बाकी उनकी जो पिटीशंस हैं उनको रद्द करना, या इस तरह का जो भी ये इन दोनों के ऊपर ये हमेशा से एतराज़ात पीटीआई लगाती आई है। लेकिन ये पिछले 2 दिनों से जो रिलीफ दिया गया है इसके ऊपर बहरहाल लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि वही जस्टिस आमिर फारूक जिसके खिलाफ पीटीआई हमेशा से प्रोपेगेंडा करती आई है वो क्यों इनको रिलीफ दे रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात की कि क्या वजूहात हैं। जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि इस्लामाबाद क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से हुकूमत ने भी कोई इसके हवाले से जो बिल है वो हमने सुनते आए हैं, जो कि अभी तक वो असम्बली के ऊपर टेबल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये जो सुना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। तो हमने हमेशा से अभी रिसेंट पास्ट में एक ट्रेंड देखा है कि जो भी हाई कोर्ट से कोई जजेस ज़्यादातर शोर मचाते हैं, हुकूमत को तंग करते हैं या कोई इस तरह का जो स्टैंस बोल्ड स्टैंस लेते हैं उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है। तो ये कहा जा रहा है, जो मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो इस हवाले से बड़ा गहरी निगाह रखते हैं, वो ये समझते हैं कि ये शायद जस्टिस आमिर फारूक भी उसी डगर पे हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है तो यहाँ पे क्योंकि अगर ये टफ टाइम मिलेगा हुकूमत को तो वो फिर यही अल्टीमेटली यही होगा, क्योंकि ये चीफ जस्टिस हैं तो इनको तब्दील करके इनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। तो यही वो वजह है कि शायद ये जो चीफ जस्टिस हैं अब उन्होंने इमरान खान को रिलीफ देना शुरू कर दिया है और उनके जो केसेस हैं वो उसमें गो के ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा इमरान खान करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न्स लोग ये समझते हैं कि शायद यही है कि वो शायद एलिवेट होने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। बहरहाल इस पे जो मैं समझता हूँ कि ये जो जुडिशरी है या जजेस हैं हमेशा आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करते हैं। हमेशा यही होता है कि एक पार्टी के खिलाफ फैसला आता है, दूसरी के हक में आता है। जो जिसके हक में आता है तो वो उन जजेस के जो वो ये समझते हैं कि ये आइन और कानून पसंद है, जिनके खिलाफ आता है वो यही समझते हैं कि ये शायद दूसरी पार्टी के साथ मिल गए हैं। तो ये हमेशा जुडिशरी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। बहरहाल बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो उनकी तरफ से अपेरेंटली भी यही नज़र आता है कि उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव है, और ये तासुर काफ़ी सारी सियासी जमातों ने हमारी जो अदलिया है उसके ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि जुडिशरी का झुकाव इमरान खान की तरफ है और इमरान खान जुडिशरी का लाडला है, इसीलिए उनको बारहा उनको वो किया जाता है, रिलीफ दिया जाता है। बहरहाल इस पे जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो मज़ीद आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।